नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी आरामदायक जिंदगी से निकालकर किसी बिल्कुल जंगली बेरहम माहौल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आप कैसे बदलेंगे? हाँ, क्या आपके अंदर का कोई छिपा हुआ जानवर, कोई वृत्ति बाहर आ जाएगी? आज हम इन्हीं सवालों को एक कुत्ते के नजरिए से देखने वाले हैं। जैक लंडन की जो क्लासिक कहानी है द कॉल ऑफ द वाइल्ड, उसके जरिए जी। हमारे पास कहानी के कुछ बहुत अहम हिस्से हैं जो बक नाम के कुत्ते के सफर को दिखाते हैं। मतलब एक आलीशान घर के राजा से बर्फीले जंगलों की एक किंवदंती बनने तक। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब सभ्यता का वो मुखौटा उतरता है तो असल में अंदर से क्या बाहर आता है। हाँ, और कहानी का जो बैकग्राउंड है ना, वो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अच्छा। ये 1897 का दौर है, क्लोंडाइक गोल्ड रश का। हाँ, जब सब सोना खोजने के लिए उत्तर की ओर जा रहे थे। बिल्कुल। हजारों लोग वहां जा रहे थे और उन्हें स्लेज खींचने के लिए मजबूत कुत्तों की सख्त जरूरत थी। और इसी सोने की चाह ने बग जैसे पता नहीं कितने कुत्तों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए बक की उसी दुनिया से शुरू करते हैं जो उसे छीन ली गई। कहानी की शुरुआत में बक कैलिफोर्निया की सांता क्लारा घाटी में किसी शहंशाह की तरह रहता है। हाँ, जज मिलर के घर पर। वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, वो तो पूरे इलाके का बेताज बादशाह है। सही बात है। वो कोई छोटा मोटा कुत्ता भी नहीं है। 140 पाउंड का एक मजबूत जानवर जिसके अंदर सेंट बर्नार्ड की ताकत और स्कॉट शेफर्ड की अकल है। तो वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां उसे लगता है कि हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। उसे इंसानों पर पूरा भरोसा है, वो खुश है और थोड़ा कह सकते हैं कि घमंडी भी। उसे लगता है कि ये सब कभी नहीं बदलेगा। लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल जाता है। हाँ, एक धोखा। जज के माली का एक सहायक मैनुअल, जिसे जुए की लत है, वो उसे बेच देता है। पैसों के लिए। पता करता है, उसके साथ चला भी जाता है, ये सोचकर कि ये तो बस रोज की तरह एक सैर है। और शायद यही उसके लिए पहली और सबसे बड़ी चोट थी, उस भरोसे का टूटना। सही। यहीं से उसके बदलाव की शुरुआत होती है। वो एक अपरहत राजा है जिसके अंदर गुस्सा भरा है। उसका आरामदायक जीवन खत्म हो चुका है और अब वो एक ऐसी दुनिया में जा रहा है जहां नियम बिल्कुल अलग हैं। सियाटल पहुंचकर 2 दिन और 2 रात के भूखे प्यासे बक का सामना होता है एक लाल स्वेटर वाले आदमी से। और ये आदमी उसे डंडे से मारता है, बुरी तरह। बक, जो अपनी ताकत पर बहुत खुमान करता है, हमला करता है, पर हर बार उसे डंडे की मार खानी पड़ती है। और ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा अनुभव है। बिल्कुल। उसने पहली बार सीखा कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक सबक नहीं है, ये एक नए कानून से उसका परिचय है, जिसे कहानी में कहा गया है क्लब और नुकीले दांतों का कानून। लॉ ऑफ क्लब एंड फैंग। जी। वो सीखता है कि एक डंडे वाले आदमी से वो जीत नहीं सकता। दिलचस्प बात यह है कि जैक लंडन खुद क्लोंडाइक गए थे सोना खोजने। अच्छा। और उन्होंने इंसानों को भी इसी नियम पर जीते मरते देखा था। तो उनके लिए ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं थी, बल्कि समाज पर एक टिप्पणी थी कि कैसे सभ्यता का मुखौटा बहुत आसानी से उतर जाता है। बिल्कुल। बक टूटता नहीं है, पर वो समझ जाता है कि अब से नियम कोई और तय करेगा। तो बक ने जिंदा रहने का पहला और सबसे क्रूर सबक तो सीख लिया, लेकिन अब उसे इस सबक को असल दुनिया में इस्तेमाल करना है, जो अब बर्फ से ढकी हुई है। हाँ, उसे पेरोल्ट और फ्रांसवाना नाम के 2 लोग खरीद लेते हैं। और पहली बार वो बर्फ देखता है। और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और कठोर वहां का माहौल है। बहुत ज्यादा। वहां पहुंचते ही उसकी एक साथी कर्ली नाम की एक प्यारी सी कुतिया को सिर्फ दोस्ती करने की कोशिश में मार दिया जाता है। और दूसरे कुत्ते ही उस पे टूट पड़ते हैं। हाँ, जैसे वो कोई शिकार हो। ये देखकर बक को क्या समझ आया होगा। मतलब क्लब की मार एक बात थी, पर अपने ही जैसे कुत्तों की ये बेरहमी। उसे ये समझ आया कि इस दुनिया में कोई फेयर प्ले नहीं होता। एक बार आप गिरे तो खेल खत्म। ये सर्वाइवल का सबसे बुनियादी नियम है। और यहीं पर वो स्लेज टीम के लीडर स्पिट्स से नफरत करने लगता है, क्योंकि वो स्पिट्स को कर्ली की मौत पर हंसते हुए देखता है और वो मन में ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए, मैं कभी नीचे नहीं गिरूंगा। और फिर उसे स्लेज खींचने के काम में लगा दिया जाता है। जी, उसे डेव और सोल लेग्स जैसे पुराने और अनुभवी कुत्तों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो उसे गलती करने पर डांटते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो धीरे धीरे उसे इस काम में मजा आने लगता है। हाँ, मतलब उसका सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं हो रहा है, उसके अंदर नैतिक और मानसिक बदलाव भी आ रहे हैं। जैसे उसे अब पेट भरकर खाना नहीं मिलता, सिर्फ 1.5 पाउंड सूखी सैल्मन मछली। तो वो तेजी से खाना सीखता है, दूसरों से अपना खाना बचाना सीखता है। पुराने बक ने
मतलब कैलिफोर्निया वाले बक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चोरी। वो चोरी करता है, पेरोल्ट के बैग से बेकन का एक टुकड़ा चुरा लेता है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये एक तरह का विद्रोह भी है। बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो जानबूझकर उस पुरानी दुनिया के नियम तोड़ रहा है जहां वो एक सभ्य कुत्ता था? मुझे लगता है ये सिर्फ भूख नहीं है, ये अनुकूलन है। मतलब यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि बक चोर बन गया। दिलचस्प ये है कि कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नैतिकता सिर्फ एक सुविधा है जो भरे पेट और सुरक्षित माहौल में ही पनप सकती है? बक का नैतिक पतन नहीं हो रहा है, उसकी नैतिकता बस उस माहौल के हिसाब से बदल रही है जिसमें उसे जिंदा रहना है, जहां प्यार और सम्मान के नियम नहीं चलते। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ क्लब और नुकीले दांतों का कानून चलता है। और इसी के साथ उसके अंदर की वो दबी हुई जंगली वृत्ति जागने लगती है। हाँ, वो अपने भेड़िए पूर्वजों की तरह सोचने लगता है, रात में चांद को देखकर उनकी तरह आवाज लगाता है। ऐसा लगता है जैसे सदियों की यादें उसके अंदर से बाहर आ रही हैं। और जब ऐसी दो आदिम ताकतें एक जगह हों तो टकराव तो होना ही था। बक और स्पिट्स। हाँ, बक और टीम का लीडर स्पिट्स दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। स्पिट्स को पता है कि बक उसके नेतृत्व के लिए खतरा है। तो तब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो मुझे हमेशा से बहुत रोमांचक लगा है। लड़ाई? हाँ, एक रात एक खरगोश का पीछा करते हुए ये दुश्मनी अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। बक झुंड की अगुवाई कर रहा है और उसे शिकार करने में एक अजीब सा खूनी आनंद महसूस हो रहा है। लेकिन स्पिट्स चालाकी से शॉर्टकट लेकर खरगोश को पकड़ लेता है और मार डालता है। बस उसी पल बक उस पर हमला कर देता है। ये सिर्फ दो कुत्तों की लड़ाई नहीं है, है ना? नहीं, ये जंगल के राजा की गद्दी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में बक सिर्फ ताकत से नहीं जीतता। बिल्कुल नहीं। स्पिट्स ज्यादा अनुभवी लड़ाका है, लेकिन बक अपनी कल्पना का, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है। वो एक ऐसा दांव चलता है जिसका स्पिट्स को अंदाजा भी नहीं होता। वो स्पिट्स के अगले पैर तोड़ देता है। और एक बार जब स्पिट्स नीचे गिर जाता है तो बाकी का झुंड उसे खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कर्ली के साथ किया था। बक ने अपना सबक अच्छी तरह याद रखा था। अब वो विजयी है, वो प्रमुख आदिम जानवर बन चुका है। स्पिट्स की मौत के बाद बक उस लीडर की जगह के लिए अड़ जाता है जिसे उसने जीता है। हाँ, और वो एक बेहतर लीडर साबित होता है। लेकिन कई यात्राओं के बाद थकी हुई टीम को हैल, चार्ल्स और मर्सिडीज नाम के 3 अनुभवहीन मालिकों को बेच दिया जाता है। और ये लोग इस दुनिया की सच्चाई से बिल्कुल अनजान हैं। ये कहानी का एक बहुत ही निराशाजनक हिस्सा है। क्यों? ये मालिक मूर्ख हैं, लालची हैं और क्रूर हैं। वो कुत्तों पर उनकी क्षमता से ज्यादा बोझ लादते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं। मतलब बक अपनी पूरी ताकत और जंगलीपन के बावजूद यहाँ असहाय है। क्योंकि वो इंसानी मूर्खता का मुकाबला नहीं कर सकता। टीम एक-एक कर खत्म होने लगती है। और एक दिन जब बक कमजोर बर्फ पर आगे बढ़ने से इनकार कर देता है तो हैल उसे पीट कर लगभग मार ही डालता है। तभी जॉन थॉर्नटन नाम का एक आदमी बीच में आता है और बक को बचा लेता है। और कुछ ही देर बाद हैल और उसकी पूरी टीम अपनी स्लेज के साथ नदी में डूब जाती है। तो जब जॉन थॉर्नटन उसे बचाता है, ये उसे वापस सभ्यता की ओर खींचने जैसा है। लेकिन क्या ये वैसा ही है जैसा जज मिलर के घर पर था? नहीं, ये अलग है। जज मिलर के घर पर उसका जीवन सम्मान और दोस्ती का था, लेकिन थॉर्नटन के साथ उसे पहली बार सच्चा जुनूनी प्यार महसूस होता है। अच्छा। ये एडोरेशन है, एक तरह की पूजा है। वो थॉर्नटन के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। ये प्यार उसे इंसानी दुनिया से जोड़ने वाला आखिरी और सबसे मजबूत धागा है। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा तनाव भी बन जाता है ना? बिल्कुल। वो जितना थॉर्नटन को चाहता है उतना ही जंगल उसे अपनी ओर खींचता है। जी, थॉर्नटन के साथ फेरते हुए भी जंगल की पुकार उसके कानों में और तेज गूंजने लगती है। जब थॉर्नटन और उसके दोस्त सोना खोज रहे होते हैं तो बक जंगल में गहरे उतरने लगता है। वो एक जंगली भेड़िए से मिलता है। हाँ, उसके साथ शिकार करता है और उसे अपने असली भाई जैसा महसूस होता है। वो लगभग उसके साथ चला ही जाता है, पर थॉर्नटन का प्यार उसे वापस खींच लाता है। तो वो दो दुनियाओं के बीच फंस गया है। और फिर वो होता है जो इस आखिरी धागे को भी तोड़ देता है। एक दिन जब बक एक बड़े हिरन का शिकार करके कैंप लौटता है तो वो देखता है कि यूएट्स नाम के एक कबीले ने कैंप पर हमला कर दिया है और थॉर्नटन और उसके साथियों को मार डाला है। थॉर्नटन की मौत के साथ बक का इंसानी दुनिया से हर रिश्ता खत्म हो जाता है। उसका प्यार, उसकी वफादारी, सब कुछ छीन लिया गया है। और उसके अंदर जो गुस्सा फूटता है वो अब तक के किसी भी गुस्से से कहीं ज्यादा भयानक है। वो यूएट्स पर हमला करता है
और इंसानों का शिकार करता है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो पूरी तरह से आजाद है। उसी रात भेड़ियों का एक झुंड घाटी में आता है और बक उनसे लड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ देर की लड़ाई के बाद वो बक की असाधारण ताकत को पहचान लेते हैं और उसे अपने लीडर के तौर पर अपना लेते हैं। आखिरकार बक उस पुकार का जवाब देता है जो उसे कब से बुला रही थी। वो जंगल में अपने भाइयों के साथ भाग जाता है और वो एक कहानी बन जाता है, एक घोस्ट डॉग, जिसकी किंवदंती ये हट्स कबीले को हमेशा डराती रहती है। तो बक की ये यात्रा हमें सिखाती क्या है? एक आरामदायक सभ्य दुनिया से निकलकर वो न सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि उस जंगली दुनिया का राजा बन गया। उसने हर माहौल में खुद को ढाला। ये कहानी दिखाती है कि सभ्यता की परत कितनी पतली हो सकती है। बक के अंदर जो जंगली वृत्ति दबी हुई थी, सही परिस्थितियां मिलने पर वो पूरी ताकत से बाहर आ गई। उसने न सिर्फ जिंदा रहना सीखा, बल्कि उस नई दुनिया पर हावी होना भी सीखा। जी, ये अनुकूलन की अडेप्टेशन की एक चरम कहानी है। और हम श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल। बक की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सबके अंदर एक जंगली पुकार छिपी होती है जो बस सही हालात का इंतजार कर रही है? और अगर हाँ, तो हमारी अपनी इस दुनिया में, हमारी अपनी आरामदायक जिंदगियों में उस पुकार का क्या मतलब हो सकता है? यात्रा कठिन है, लेकिन मंजिल खूबसूरत है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए स्टोरी स्पूर को सब्सक्राइब करें।